हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इंडियाज फ्लोटिंग पावर प्लांट्स का। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपसे कैसे इंडिया ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स को असेंबल किया है। दोस्तों, अभी जो फिलहाल इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो फ्रेंच की एक कंपनी CIEL और इंडिया की टेरा इंडिया ने दोनों ने मिलकर बनाया है। ये तमिलनाडु के थुत्तुकुडी नाम की जगह पर स्थित है। इसकी कैपेसिटी 14.7 मेगावाट की है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये तो एक छोटी सी मिसाल है। अभी बहुत बड़े बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स तैयार हो रहे हैं इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं कि ये पानी पर कैसे रुक लेता है। अब सोलर पैनल्स डायरेक्टली तो फ्लोट नहीं कर सकते, लेकिन आपको बता दूं कि इनके नीचे फ्लोटर्स लगाए गए हैं और मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए ये भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। अगर एरिया की बात करें तो प्लांट 15.6 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, इस प्लांट की वजह से 18,686 टन ऑफ कार्बन एमिशन घटा है। कंपनी का कहना यह भी है कि इस मॉडल को अगर इंडस्ट्रीज में रेप्लिकेट करें, जैसे कि सीमेंट, स्टील, थर्मल, फर्टिलाइजर्स, केमिकल एक्सेट्रा, तो सस्टेनेबिलिटी तो बढ़ी ही जाएगी और साथ ही सही प्राइस मिलेगा हमें ग्रिड के मुकाबले। यानी कि जहां 8 रुपीज यूनिट पे करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राइस वही हो सकता है कि 3 से 4 रुपए यूनिट पे करना पड़े। और दोस्तों, ये जैसा कि आपको पता है ग्रीन एनर्जी का हिस्सा है, मतलब कि टोटली इको फ्रेंडली है, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आता है ये। दोस्तों, ये तो हो गई इस फ्लोटिंग पावर प्लांट की बात। आपको बता दूं, इंडिया में और कहां फ्लोटिंग पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना के रामागुंडम में भी काफी बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट्स है और इसकी कुल लागत 423 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स की क्या एडवांटेजेस होती हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो आपको बता दूं कि ये हमारे लिए एक नया सा ही कॉन्सेप्ट है, तो हमको इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स चाहिए और इनको सेटअप करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो ये इतना बड़ा कोई डिसएडवांटेज भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं एक जो सबसे मेन डिसएडवांटेज है इसका, वो ये है कि जैसे मान के चलिए कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कि टाइफून, तो पूरे के पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है। जैसे कि दोस्तों एक बार जापान में हुआ था, लेकिन दोस्तों जापान की टेक्नोलॉजी और उनका काम करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से उन्होंने इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है। इसके अलावा कुछ और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जैसे कि एरिया बहुत चाहिए होता है इसके लिए, जिसकी वजह से ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वाटर इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि लैंड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कि मतलब हमको प्लांट लगाने के लिए कहीं पे कोई जमीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको एक वाटर बॉडी के ऊपर असेंबल किया जाता है। अब जबकि ये वाटर बॉडी के ऊपर असेंबल कर दिया है, तो यहाँ पे दूसरा एडवांटेज ये होगा कि वहां से एवोपोरेशन जो है वो काफी हद तक रुक जाता है, मतलब कि जो किसी भी वाटर बॉडी पे से वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्लीनिंग ऑफ सोलर पैनल्स की। मतलब कि आपने देखा होगा कि समय के चलते जो है सोलर पैनल्स के ऊपर भी धूल धक्कड़ जम जाता है, लेकिन उनको साफ कैसे किया जाए इतने बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर वाटर बॉडी के ऊपर आप सोलर पैनल्स को असेंबल करते हैं तो वहां पर क्लीनिंग करना इतना हार्ड नहीं पड़ता। इसका कारण ये है कि वहां पर पानी की कोई कमी नहीं होती है। एक और एडवांटेज इसका ये है कि इसकी असेंबलिंग बहुत आसान होती है। दूसरा दोस्तों, वाटर बॉडीज पर कंस्ट्रक्ट करने की वजह से सोलर पैनल्स की जो एफिशिएंसी होती है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि नॉर्मल प्लेसेस पर क्या होता है कि थोड़ा सा हीट का इश्यू रहता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी घट जाती है। लेकिन वाटर बॉडीज पर कंस्ट्रक्ट करने की वजह से एक सिस्टमेटिक कूल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है।